हाँ, तो देखिए बच्चों, आयोनिक इक्विलिब्रियम में कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ और अपन आज डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ग्राफ होता है जिसे बोलते हैं टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व यानी कि टाइट्रेशन का ग्राफ, टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन का ग्राफ। देखो, एक ग्राफ है ये, किस किस के बीच में? ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड पीएच, दोनों के बीच में ग्राफ है। वॉल्यूम और पीएच के बीच में ग्राफ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ब्यूरेट में बेसिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, बेस, ब्यूरेट में बेस है, और कॉनिकल फ्लास्क में आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया हुआ है। इसमें आपने लिया NaOH, सपोज करो NaOH है, इसमें लिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में NaOH की ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो दो चीज़ें बदलेंगी। एक तो NaOH का वॉल्यूम लगातार घटेगा, ठीक है ना, और एक दूसरा आपका HCl की pH, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बेस जाएगा तो इसकी pH बढ़ेगी, इसके pH बढ़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH और pH के बीच में ग्राफ, इसको बोलते हैं टाइट्रेशन कर्व। अब ये कर्व, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ये कर्व चार तरह के कर्व होते हैं। देखो, पहला इसके अंदर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन हो, टाइट्रेशन हो, यानी कि ब्यूरेट में आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और आपके पास पिपेट में भी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। अब यदि इसके बीच में टाइट्रेशन हो और एक ग्राफ बनाए हम, वाई एक्सिस पर तो वॉल्यूम ले लेते हैं NaOH का, और यहाँ पर ले लेते हैं pH। अब मान लीजिए HCl आपके पास 0.1 m कंसनट्रेशन का था, तो 0.1 m यहाँ पर ले लेते हैं pH, यहाँ ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो इसकी जो 0.1 m कंसनट्रेशन पर इसकी pH कितनी आएगी? pH आएगी 1। कितना आएगी? pH 1। तो ये इनिशियल pH आपने ले ली इसकी 1, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे जैसे अब NaOH की ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर गिरेगी NaOH की, वैसे वैसे pH बढ़ेगी। शुरू में pH धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे NaOH आएगा HCl न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? देखिए, HCl की क्वांटिटी तो लगातार घटती जाएगी, लेकिन जो NaOH आ रहा है वो तो उसी कंसंट्रेशन का आ रहा है। तो हर एक आने वाली ड्रॉप के साथ, हर एक अगले ड्रॉप के साथ इसमें HCl कम होता चला जाएगा, HCl की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। यानी कि पहली ड्रॉप जो आई थी वो 0.1 m HCl में आई थी, सेकंड ड्रॉप में ये कंसंट्रेशन 0.1 से कम हो गई और कम हो गई। तो जो NaOH आ रहा है वो तो सेम कंसंट्रेशन का आ रहा है, बट हर अगले ड्रॉप के लिए HCl और ज़्यादा डाइल्यूट होता हुआ चला गया। तो शुरुआत में pH धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसके बाद में pH तेज़ी से बढ़ेगी, और तेज़ी से बढ़कर के क्या होगा? देखिए, एंड पॉइंट के पहले pH में सडन जंप होगा। सडन क्या होगा? जंप होगा, क्योंकि कुछ ऐसा भी होगा कि HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक ड्रॉप के पहले देखिए, ये इक्विवेलेंट पॉइंट है, यहाँ pH की वैल्यू कितनी है? 7 है। यहाँ पर मान लीजिए ये इक्विवेलेंट पॉइंट है, ये आपके इक्विवेलेंट पॉइंट। तो जो एक ड्रॉप जो जाती है, वो एक ड्रॉप इस pH को एकदम से यहाँ से इंक्रीज करके यहाँ तक पहुँचा देती है, और उसके बाद और जब आप NaOH की ड्रॉप डालेंगे तो pH धीरे धीरे बढ़ेगी। तो देखिए, ये जो बिफोर अपन ने एक डेफिनेशन लिखी थी, pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन, तो बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट पर तो यहाँ पहुँच जाएगा वो, ठीक है ना। तो बिफोर और आफ्टर द एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट के पहले के pH है और ये एंड पॉइंट के बाद के pH है वो।
तो ये जो होती है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ग्राफ का जो कर्व है, इन दोनों कर्व की जो पीएच की रेंज होती है, ये इसको बोलते हैं पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन के पीएच रेंज होती है। अब यदि इंडिकेटर के पीएच रेंज इस टाइट्रेशन के पीएच रेंज के बीच में आ रही है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आ रही है, तो इंडिकेटर हम अपना कलर चेंज कर देता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन का पीएच ग्राफ। दूसरा देखिए इसके अंदर, यदि एसिड वीक ले लें यहाँ पर, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन। जब बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे तो बेस को आप ब्यूरेट में लेंगे, एसिड को पिपेट में लेंगे, तो यह पीएच और ये आपके वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब क्योंकि मान लीजिए वीक एसिड है आपके पास, सपोज करो एसिटिक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 m है, और इसका जो Ka की वैल्यू है सपोज करो 10⁻⁵ है, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आएगी वो कितने आएगी, 0.1 इंटू 10⁻⁵ का अंडर रूट, यानी कि 10⁻⁻3, यानी कि pH कितना आ जाएगी 3। तो ये ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, इसका ग्राफ नीचे से शुरू हुआ था, यहाँ pH 1 थी, यहाँ इनिशियल pH ही 3 से ग्राफ शुरू हो रहा है ऐसे। अब आप NaOH डाल रहे हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप वीक एसिड में NaOH डाल रहे हो आप, ये वीक एसिड है, ये इसमें क्या डाल रहे हो आप, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसका सॉल्ट बनेगा। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिटिक एसिड की जगह ले लीजिए, हाँ HCl की जगह ले लीजिए एसिटिक एसिड, और ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH इसके अंदर डाल रहे हो, तो क्या बनेगा यहाँ पर, सॉल्ट बनेगा। तो मिक्सचर में क्या रहेगा, एक तो सॉल्ट रहेगा और एक एसिड रहेगा, और ये दोनों का मिक्सचर क्या होगा, बफर सॉल्यूशन होगा। यहाँ बफर सॉल्यूशन होता है, और बफर सॉल्यूशन की पीएच बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। बफर सॉल्यूशन वो होता है जो पीएच में चेंज को अपोज करता है। तो इसके पीएच जहाँ सडन जंप होगा ना, यहाँ इसके पीएच धीरे धीरे बढ़ेगी। ये ग्राफ थोड़ा लंबा चलेगा और एकदम से ऊपर पहुँच जाएगा और यहाँ चलेगा। और इसका आप देखेंगे ये जो इक्विवेलेंट पॉइंट है ना, ये नीचे के पॉइंट के थोड़ा नज़दीक होगा, ऊपर के पॉइंट के थोड़ा दूर होगा। यहाँ पर ये इसका इक्विवेलेंट पॉइंट है। ये जो ग्राफ है यह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का ग्राफ। तो इस तरह के ग्राफ को, इस तरह के कर्व को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन कर्व बोलते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। यहाँ पर इसके NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करना, प्लस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करना, और शीट के जो भी आपके डाउट्स हो वो लिखना। अभी इक्विलिब्रियम के भी डाउट अभी बचे हुए हैं, वो भी डाउट बचे हुए हैं, और वो इक्विलिब्रियम का डाउट मैं सीधा आपको या तो व्हाट्सएप पर ही सेंड करूँगा उसको सॉल्व करके। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट बचे हुए हैं, अभी आयोनिक के भी सॉल्व कराएंगे। अब आज मैं एक नया चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ जो कि केमिस्ट्री की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है, और वो चैप्टर है हाइड्रोजन एंड देयर कंपाउंड। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर अपन चालू करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन एंड देयर कंपाउंड। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन, H, देखो ये मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स है। खास बात क्या है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जो केवल हाइड्रोजन के ही बने, यानी कि पूरे प्लेनेट में सिवाय हाइड्रोजन के अलावा कुछ है ही नहीं। वो जो पूरा गोला है हाइड्रोजन गैस का ही है वो, ऐसे।
तो मोस्ट अबाउंडेंट, खास बात क्या है, मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट है। चलो, इस हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है जरा देखिए। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब आप कहेंगे कि बड़ा सिंपल है कि भाई पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कहाँ है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन को दो जगह रखते हैं, एक ग्रुप 1 में और एक ग्रुप 17 में। देखो, हाइड्रोजन की सिमिलरिटी अल्कली मेटल के साथ भी है और हेलोजन एलिमेंट के साथ भी है। पहले हम हाइड्रोजन की अल्कली मेटल के साथ क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है उसको चेक करते हैं अपन। देखिए, तो पोजीशन के लिए हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन को रखें कहाँ, फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17 ग्रुप में रखें या दोनों में रखें। इसलिए हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले अपन देखते हैं सिमिलरिटी विद अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेटल है। इसके साथ हाइड्रोजन की क्या सिमिलरिटी है। पहली सिमिलरिटी तो दोनों की आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन ही तो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। दोनों की आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हाइड्रोजन का 1s1 है और ये आप सोडियम का देखेंगे तो सोडियम का कितना आएगा, इसका भी ये आपके 3s1 है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर 2, देखो दोनों की जो वैलेंसी है सेम है, दोनों मोनोवैलेंट है। दोनों क्या है, मोनोवैलेंट है। तो बोथ आर मोनोवैलेंट, दोनों की वैलेंसी एक जैसी है। तीसरी सिमिलरिटी क्या है, बोथ फॉर्म M+ आयन। देखो जैसे सोडियम है ना, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ फॉर्म बनाता है। तो दोनों से बनने वाले आयंस की नेचर एक जैसी है। देखो दोनों हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बोथ रिएक्ट विद हैलोजेंस। दोनों हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे देखिए, जैसे कि सोडियम भी, सोडियम एल्कली मेटल है, क्लोरीन से रिएक्शन करके NaCl बनाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिएक्ट करके आपके क्या बनाता है, HCl बनाता है। दोनों ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम है। देखिए फिफ्थ सिमिलरिटी क्या है, बोथ रिएक्ट विथ O2, दोनों ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं। जैसे कि आपके सोडियम अल्कली मेटल है, इसकी O2 से रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली हाइड्रोजन की भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, 2H2O। ये इसकी सिमिलरिटी किसके साथ है, अल्कली मेटल के साथ है, यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ है। अब इसका डिसिमिलरिटी देखिए, डिसिमिलरिटी विद
अल्कली मेटल। बस सिमिलरिटी तो देख ली, अब डिससिमिलरिटी की बात करते हैं। देखिए डिससिमिलरिटी विद अल्कली मेटल्स। पहली डिससिमिलरिटी क्या है? हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, जबकि अल्कली मेटल नाम ही उनका अल्कली मेटल है, वो सारे के सारे मेटल है, और हाइड्रोजन नॉन मेटल है। नंबर 2, देखो हाइड्रोजन फॉर्म एनायन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन भी फॉर्म करता है, जबकि अल्कली मेटल कभी भी एनायन फॉर्म नहीं करते। तीसरी ये कि हाइड्रोजन इज गैस। हाइड्रोजन गैस है, जबकि अल्कली मेटल मेटल है, वो सॉलिड है। अल्कली मेटल्स आर सॉलिड। ये अल्कली मेटल्स आर सॉलिड। भाई ये सब सॉलिड है। अच्छा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड कौन है? H2O। तो देखो जो H2 होता है ना, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड है ना, जैसे सोडियम ऑक्साइड, भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, वीक बेस होता तो भी चल जाता, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है सारे का। तो ये भी दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है। देखो एक और यहाँ पर डिफरेंस कि यदि अपन बात करें नंबर 6, देखो जो HCl है ना, वो कोवलेंट कंपाउंड है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इस कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट। दूसरा NaCl इज आयोनिक, यानी कि अल्कली मेटल हैलोजन के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। ये सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी विद अल्कली मेटल। इस बेस पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप पर रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी भी और डिससिमिलरिटी भी है। अब देखते हैं हैलोजन के साथ। नेक्स्ट नंबर 2, अब बात करते हैं अल्कली मेटल की जगह। देखिए दूसरे नंबर पर हम लेते हैं सिमिलरिटी विद हैलोजेंस। अब मेटल यहाँ से हटा देता हूँ और मैं क्या ले लेता हूँ? हैलोजेंस। चलो अब इसे मैं इरेज करता हूँ। पहले सिमिलरिटी देखते हैं, हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। देखो दोनों नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और आपके हैलोजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, सिमिलरिटी हो गई। देखिए नंबर 1, बोथ आर नॉन मेटल, बोथ आर नॉन मेटल्स, दोनों नॉन मेटल्स है। नंबर 2, दोनों का एग्जिस्टेंस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है दोनों। जैसे हाइड्रोजन से H2 बनेगा, आपके फ्लोरीन F2 बनाता है, क्लोरीन Cl2 बनाता है, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2 बनाता है। तो भाई ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोनों के पास एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, बोथ है 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। चलो इसको हम हटा देते हैं एक बार, क्योंकि हैलोजन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हालांकि 7 में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, फिर भी ये कोई इतना सूटेबल यहाँ पर नहीं है। देखो दोनों के जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं ना, क्लोज हैं। दोनों के आईपीज होते हैं ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयन पोटेंशियल आर क्लोज्ड।
यानी कि हाइड्रोजन का आईपी हेलोजेंस के नियर है कंपेयर टू अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल से वो काफ़ी दूर है, ठीक है ना। बोथ फॉर्म एनायन, दोनों एनायन फॉर्म करते हैं। बोथ फॉर्म एनायन। आपके हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन बनाएगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। अगली सिमिलरिटी रिएक्शन से देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। बोथ रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नंबर 5 देखिए, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आपके क्लोरीन भी O2 से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन भी रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये इसकी सिमिलरिटी है। अब डिससिमिलरिटी की बात करते हैं। देखिए डिससिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। नंबर 1, देखो हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक एलिमेंट बाय द डेफिनेशन, और हेलोजन क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। हेलोजेंस आर पी ब्लॉक एलिमेंट, पहली चीज। दूसरी, यदि इस पे सिमिलरिटी अपन देखें, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन केटायन भी फॉर्म कर लेता है जो कि हेलोजन नहीं करते। देखिए हाइड्रोजन फॉर्म केटायन, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी रखता है, और ये टेंडेंसी कोई भी हेलोजन एटम नहीं रखते। अगला देखिए यहाँ पर कि जो वाटर है H2O इज न्यूट्रल। भाई ये न्यूट्रल है, लेकिन जो Cl2O है इज एसिडिक, ये एसिडिक है। वाटर इज न्यूट्रल बट Cl2O इज द एसिडिक। ये क्या होता है, एसिडिक होता है। अगली देखो डिससिमिलरिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर -1, 0, +1, बस ये रेंज है -1 से +1 तक। बट जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो क्लोरीन है या ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हैं आर -1, 0, +1, आपके +3, +5 और +7 तक होते हैं। यानी कि बड़ी रेंज इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की होती है। 5th जो डिससिमिलरिटी है ना इनके कंपाउंड में देखिए। देखो जो हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं ना, हाइड्राइड, जो हाइड्राइड्स होते हैं ना, हाइड्राइड्स जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड्स है, आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन हैलाइड्स रिएक्टिव नहीं होते हैं। हैलाइड्स क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। बट हैलाइड्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड वगैरह वगैरह और भी हैलाइड्स आर इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। तो हमने देखा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हेलोजन से मैच भी करती है, अनमैच भी करती है। ऐसे अल्कली मेटल से मैच भी करती है, अनमैच भी करती है। इसीलिए साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को 1st और 17 दोनों ग्रुप में रखा है। इसीलिए ये पूरा कंक्लूजन ये निकला कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू 1st
एंड 17th ग्रुप, दोनों ग्रुप को बिलोंग करता है। और ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। चलो इसको नोट कर लीजिए समझ करके, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का अकरेंस। अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो यूनिवर्स का तो मोस्ट अबाउंडेंट, हम बात करें केवल अर्थ की, तो एयर में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। कितनी होती है? केवल 0.15% वेट बाय वेट। तो अकरेंस में देखिए इन एयर, इन एयर कितनी होती है? 0.15% वेट बाय वेट। ये यानी कि 100 ग्राम एयर में 0.15 ग्राम हाइड्रोजन होती है। एयर में बहुत कम होती है, बट कंपाउंड के फॉर्म में, बट एज ए कंपाउंड, अब जैसे वाटर है, वाटर हाइड्रोजन का कंपाउंड है। अब अर्थ में 70% तो वाटर ही है, जो 70% वाटर है, वाटर का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अर्थ में मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, बट एज ए कंपाउंड, जैसे कि वाटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एटसेट्रा, वैरायटी ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में एसेंशियल हाइड्रोजन होती ही है। ये इसका अकरेंस है। अब हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। हाइड्रोजन 1 को He कहते हैं, हाइड्रोजन 2 को कहते हैं ड्यूटेरियम, और 3 को कहते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन 1 का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। हाइड्रोजन 2 में भी एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होता है। ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। ये 3 आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के नेचर में मिलते हैं। अब इन तीनों का अबाउंडेंस कितना है, कितने कितने परसेंट है? तो देखिए 99.98% तो मिलता है H1, 0.0156% मिलता है H2 यानी कि ड्यूटेरियम, और 10⁻⁻15% मिलता है आपके ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। इस H1 का नाम है प्रोटियम, इसका नाम क्या होता है? प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। क्या नाम है? ट्राइटियम। और ये आपके 3 आइसोटॉप्स नेचर में मिलते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन नंबर 1। देखो इसकी प्रिपरेशन के एक तो लेबोरेटरी मेथड भी होते हैं और एक इंडस्ट्रियल मेथड भी होता है। सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं। तो देखो मेटल और एसिड की रिएक्शन से, देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। HCl की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, आयरन, इसकी रिएक्शन करा दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या बनेगा? फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा।
तो मेटल और एसिड की रिएक्शन से बनेगा। दूसरा जो मेथड इसमें देखिए वो होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अल्कली, यानी कि बेस, और बेस में हम किसको लेंगे, NaOH को। तो देखो सभी मेटल NaOH से रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम ये दो मेटल हैं जो NaOH के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कैसे देखिए, ये जिंक प्लस 2 NaOH, तो यहाँ पर बनता है, एक तो बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये भी NaOH के साथ इसकी भी रिएक्शन होती है, और क्या बनता है, एक तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सभी मेटल NaOH से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। वो मेटल जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ये पहचान बता रहा हूँ मैं, वो मेटल जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं वो NaOH से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ लेबोरेटरी मेथड थे। तीसरा देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड नंबर 1 वेल नोन मेथड है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से। जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। हाइड्रोजन क्या बनती है, एट कैथोड, ऑक्सीजन क्या बनती है, एट एनोड। एनोड पर ऑक्सीजन और आपके कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। देखो हाईली प्योरीफाइड हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करते हैं कि हॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस निकल इलेक्ट्रोड से करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ही, ठीक है ना। तो देखिए हॉट, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ही, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका, हॉट यानी कि गरम, क्या गरम, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन बाय निकल इलेक्ट्रोड, निकल इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस 99.95% प्योर हाइड्रोजन। इतनी प्योर हाइड्रोजन इससे प्रोड्यूस हो जाती है। ये प्योर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड में देखिए जो चल रहा था, एक तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से, बट हाई प्योरीफाई प्रोड्यूस करने के लिए ये लेते हैं। तीसरा देखिए, देखो जो कास्टिक सोडा जो बनाते हैं ना, कास्टिक सोडा, उसका बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ NaOH, NaOH का बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन। तो जहाँ भी कास्टिक सोडा बनता है वहाँ लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन भी
एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है। अब क्योंकि कास्टिक सोडा लार्ज अमाउंट में बनता है, क्योंकि साबुन बनाने के काम आता है और साबुन रोज़ाना कंज्यूम होने वाला एक सब्सटेंस है, तो यदि लार्ज अमाउंट में कास्टिक सोडा बनेगा तो साथ ही में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, तो ये उसका क्या है, बाई प्रोडक्ट है। चौथा मेथड देखिए इंडस्ट्रियल मेथड में, देखो जो कोक होता है ना, कोक, रेड हॉट कोक, ये कार्बन, कोयला, जलता हुआ कोयला, कोयला कैसा होगा, रेड हॉट, जलता हुआ लाल धकता हुआ कोयला। जब इसमें से स्टीम पास की जाती है, स्टीम, क्या पास करेंगे, स्टीम पास करेंगे, तो ये कार्बन की स्टीम से रिएक्शन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बनता है। और इस मिक्सचर का यहाँ पर एक नाम है, और वो नाम क्या है, वाटर गैस। इसका नाम क्या है, वाटर गैस। इस मिक्सचर को डायरेक्ट भी काम में ले लेते हैं क्योंकि इनफ्लामेबल है, ये एनर्जी बर्न होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सीधा भी काम में ले लेते हैं, या इसमें से हाइड्रोजन को अलग करके भी इसको काम में ले लिया जाता है। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल मेथड है हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का, हाइड्रोजन को बनाने का। देखो एक मेथड ऐसे होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन, या कार्बन है और क्या लेते हैं, हाइड्रोकार्बन, और आपके वेपर के रिएक्शन से भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाती है लार्ज क्वांटिटी में। फिफ्थ मेथड यहाँ पर है बाय रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड H2O। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन, एथेन, जैसे कि आपने यहाँ पर मीथेन गैस लिया, यहाँ पर इसकी रिएक्शन की वाटर वेपर के साथ, टेम्परेचर होगा 1273 केल्विन, हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और आप देखेंगे 3H2, इस तरीके से रिएक्शन होते। यदि आप ईथेन लेते हैं, यहाँ पर ईथेन, ईथेन C2H6, तो यहाँ 2 कार्बन है ना, तो 2H2O ले लीजिए, टेम्परेचर वही रहेगा 1273 केल्विन, तो 2 तो मिलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और आपको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल या और 3, यानी कि 5H2, इस तरीके से। तो ये भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का यूटिलाइजेशन बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है, जैसे कि मीथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, इनको बनाने में इस मिक्सचर का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसलिए इस मिक्सचर को सिंथेटिक गैस भी कहते हैं। यहाँ तो मिक्सचर का नाम वाटर गैस है, बट जब इसी मिक्सचर को हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है तो इस मिक्सचर का नाम क्या होता है, सिंथेटिक गैस, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं सिन गैस। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिक्सचर ऑफ CO एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर preparation of many industrial product like methane, like आपके जैसे मीथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एटसेट्रा। इसलिए इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, सिंथेटिक गैस, ठीक है ना। तो CO plus H2
इज कॉल्ड सिंथेटिक गैस, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SYN, सिन गैस बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इसको यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये जो आपके सिन गैस है इसमें अगेन वेपर मिला देते हैं, और एक कैटलिस्ट होता है फेरस क्रोमेट, इसकी प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है, आयरन क्रोमेट। तो क्या होता है, ये एक तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्वांटिटी और बढ़ जाती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में से H2 को अलग करना बड़ा आसान है। यदि दोनों गैसों के मिक्सचर को कंप्रेस करें, दबाएं हम, तो CO2 लिक्विफाइड हो जाएगी, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में रहेगी। मतलब ठंडा ना करें, केवल कंप्रेस कर दें, खाली इसके दोनों गैस के मिक्सचर को प्रेशर को एक्सट्रीमली लार्ज कर दें हम, तो CO2 तो बदल जाएगी लिक्विड में, हाइड्रोजन रहेगी गैस में, और उस लिक्विड में से हाइड्रोजन गैस को अलग करना बड़ा आसान रहेगा, बहुत आसान होगा। और ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ, फिर देखते हैं इसको। चलो अभी टाइम है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन की सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर, हाईली इन्फ्लामेबल और लाइटर देन एयर है। क्या क्या प्रॉपर्टी है मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डर मतलब सेंट नहीं होती, स्मेल नहीं होती है। टेस्टलेस, वाटर में इनसॉल्युबल इन वाटर, हाईली इन्फ्लामेबल और हवा से बहुत हल्की होती है। लाइटर देन एयर, इसकी डेंसिटी एयर से काफ़ी कम होती है। यह तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी यानी कि देखो, रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन के बॉन्ड को टूटना होगा, और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। यदि हाइड्रोजन को 2000 केल्विन टेम्परेचर पर हीटेड किया जाए, देख हाइड्रोजन है ये H2, यदि इसको गर्म करें कितने टेम्परेचर पर, 2000 केल्विन पर, तो जो एटम बनेंगे ना वो कितने बनेंगे, 0.081% बस। मतलब 2000 केल्विन पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होंगे, बहुत कम ब्रेक होंगे, और एटम का उस मिक्सचर में हाइड्रोजन के एटम की परसेंटेज कितनी होगी, 0.081%। यानी कि मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए और टेम्परेचर देना होगा, और यदि 5000 केल्विन तक गर्म करें
तो एटम की परसेंटेज 80% तक पहुंचती है, यानी कि 5000 केल्विन पर भी हाइड्रोजन के सारे मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते। तो ड्यू टू दिस वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन हैलोजन। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हैलोजन से कम है। इसकी वजह क्या है? वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई होने की वजह क्या है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन होता है ना H2 इज लेस रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी लेस रिएक्टिव है देन हैलोजन। हैलोजन के कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। अब इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन की। नंबर 1, देखो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्शन करके HX बनाती है, बड़ा इजीली रिएक्शन होती है हैलोजन के साथ हाइड्रोजन की। नंबर 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाती है, बड़ा आराम से रिएक्शन होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। इधर देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया भी बनाती है, बड़ा इजीली हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ भी होती है। देखो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करती है और हाइड्राइड बनाती है, जैसे कि लिथियम है, इसके हाइड्रोजन से रिएक्शन क्या होगा? लिथियम हाइड्राइड। जैसे सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये जो कंपाउंड है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, इन सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है, -1 होता है, और ये क्या कहलाते हैं? मेटल हाइड्राइड्स कहलाते हैं। इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? मेटल हाइड्राइड्स बोलते हैं। ये सब मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब इसी चैप्टर में आगे हम मेटल हाइड्राइड को भी डिस्कस करने वाले हैं, इसी चैप्टर में। देखिए चौथा, देखिए देखो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जहाँ डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनके साथ भी हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन शो करती है, और एडिशन रिएक्शन शो करेगी तो क्या होगा? एल्किन से क्या बनेगा? एल्केन। और यदि एल्काइन ले लेंगे हम तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे एडिशन के लिए, और तब भी क्या बन जाएगा आपके? एल्केन। यदि आप एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, बिल्कुल हाइड्रोजन का यहाँ भी एडिशन होगा, और क्या बनेगा? अल्कोहल। यदि आप साइनाइड लेते हैं, साइनाइड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, और आपके क्या बनेगा? एमीन बनेगा। एक बड़ी फेमस रिएक्शन हाइड्रोजन की है। देखो जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, और इनकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, तो बनता है वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी, जिसको हम डेली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हम डालडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डालडा बोल देते हैं। तो ये थी हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, आज की क्लास को फिनिश करते हैं अपन।